आज हम जो पढ़ने वाले हैं डेट इज CMSL ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ये CS एग्जीक्यूटिव के सेकंड ग्रुप का पेपर है, डेट इज CMSL कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉस। एंड CMSL जो है पूरा 100 मार्क्स का आता है, इसमें से कैपिटल मार्केट जो है वो आपका फर्स्ट पार्ट 40 मार्क्स का आता है एंड द सेकंड पार्ट डेट इज सिक्योरिटीज लॉस जो कि 60 मार्क्स का आता है। हम स्टार्ट यहाँ पे सिक्योरिटीज लॉ से करने वाले हैं जो कि आपके 60 मार्क्स का पोर्शन रखता है आपके पेपर में। एंड इसका जो फर्स्ट चैप्टर है डेट इज ICDR, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, सेबी ICDR रेगुलेशन 2018। ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही अगर आप करियर प्रोस्पेक्टिव देखोगे तो वहां पर भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी कंपनी अगर अपना IPO लेकर आ रही होती है, डेट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर, अपना पब्लिक इशू लेकर आती है, कोई भी कंपनी जब पब्लिक से पैसा रेज करने का सोचती है, चाहे वो IPO से या फिर FPO से, काफी सारे तरीके जो हम पूरे इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, देन वहां पे ये रेगुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डेट इज ICDR रेगुलेशन। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। चैप्टर नंबर है आपका 8 है ना। 8th चैप्टर के साथ यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं। डेट इज आपका जो सेकंड पार्ट है उसका फर्स्ट चैप्टर है और ये आपके पेपर में बहुत अच्छा वेटेज रखता है। अगर ये पेपर में आता है तो काफी अच्छे वेटेज के साथ ये पेपर में आपका आता है। अगर हम देखें तो सबसे पहले जो आपके सामने है वो रेगुलेशन का यहाँ पे आपको पूरा नाम दे रखा है कि सेबी ने यहाँ पर इशू कर रखा है सेबी ICDR रेगुलेशन, को हम शॉर्ट में ICDR रेगुलेशन कहते हैं ना, शॉर्ट में ICDR रेगुलेशन कहते हैं, जो कि काफी सारे तरीके के जो इश्यूज आते हैं लाइक FPO, IPO, राइट इशू, बोनस इशू, उन सबको ये रेगुलेट करता है। अब ये सब कुछ होता क्या है ये हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में इस चैप्टर में समझेंगे। पहले आप सबसे पहले समझो पब्लिक इशू होता क्या है। देखो कंपनी है, कंपनी को चलाने के लिए चाहिए पैसा, मनी, और कंपनी बिना पैसों के अपना बिजनेस नहीं कर सकती। लेकिन जो कंपनी को शुरू करता है डेट इज प्रोमोटर, उसके पास एक लिमिटेड पैसा होता है, उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो पूरी कंपनी को लॉन्गर टाइम, है ना, जब एक बड़े पैमाने पे कंपनी पहुंच जाती है तब उसको मैनेज करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और काफी ज्यादा कैपिटल की वहां पे जरूरत होती है। तो कंपनी के पास दो ऑप्शन है कैपिटल रेज करने का। पहला ऑप्शन है लोन, डेट फाइनेंसिंग कहते हैं इसको हम, कि आप बैंक के पास में जाओ, है ना, सिंपली बैंक के पास जाओ और उनसे बोलो कि भाई हमें लोन चाहिए, वो आपको लोन देंगे और उसके बदले में आप क्या करोगे, उनको कोई सिक्योरिटी दोगे या कुछ भी है और उनसे लोन ले लोगे, उसी लोन से अपना बिजनेस करोगे, बिजनेस से पैसा कमाओगे और पैसों से इंटरेस्ट भर दोगे। उसी तरीके से डिबेंचर्स भी इशू कर सकती है कंपनी अगर चाहे तो, और पैसा रेज कर सकती है और अपना बिजनेस करेगी, रेवेन्यू कमाएगी और इंटरेस्ट देगी। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या आता है कि कंपनी को प्रॉफिट हो या फिर लॉस, यहां पर इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। कंपनी इंटरेस्ट से बच नहीं सकती, कंपनी को प्रॉफिट हो या फिर लॉस, कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा कंपल्सरली, और जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है कंपनी के लिए। तो यहां पर सॉल्यूशन आता है, कंपनी अपने शेयर्स इशू कर सकती है, अपने इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है। इक्विटी शेयर मतलब अपनी कंपनी का एक हिस्सा सामने वाले को दे देना, परसेंट हिस्सा कंपनी का सामने वाले को दे देना। सपोज करो एक कंपनी 100% कंपनी है और उस कंपनी का अगर 10% आप किसी को दे देते हो और बदले में उससे पैसा ले लेते हो, तो जब कंपनी आगे चलकर प्रॉफिट बनाएगी, लाइक 1 लाख का प्रॉफिट कंपनी बनाती है, तो 1 लाख में से 10% जैसे 10,000 रुपए जो है वो सामने वाले को देना पड़ेगा क्योंकि वो 10% का मालिक है। उसी तरीके से जब एक कंपनी कोई डिसीजन लेने के लिए जाएगी तो उस समय पर जब यहां पर हमें वोट चाहिए होगा तो 10% वोट उसके पास होगा क्योंकि 10% का वो मालिक है। तो एक तरीके से जब हम उसको इक्विटी शेयर देते हैं तो उसको उतने परसेंट का मालिक बना देते हैं हम कंपनी का। यहां पे कंपनी को लॉस हो या फिर प्रॉफिट, कंपनी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, प्रॉफिट हुआ तो एक हिस्सा सामने वाले के पास चला जाएगा, लॉस हुआ तो कुछ नहीं, उसको लॉस भुगतना पड़ेगा। तो यहां पे कंपनी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं आती, लेकिन कंपनी का जो एक हिस्सा है, जो कंपनी की ओनरशिप है, वो डिल्यूट हो जाती है, वो बढ़ जाती है। एक बंदा जिसने कंपनी को शुरू किया, डेट इज प्रोमोटर, मैं कंपनी का मालिक हूं, जब मैं इक्विटी शेयर इश्यू करूंगा तो मैं अपनी मालिकाना अधिकार कम कर दूंगा, मैं सामने वाले को अपना मालिकाना अधिकार दे दूंगा। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। बट यही 2 वेज हैं जहां से कंपनी पैसा रेज करती है, उसमें से एक वे हम पढ़ने वाले हैं, डेट इज पब्लिक इशू। पब्लिक इशू क्या होता है, जब पब्लिक को, पूरी इंडिया में जितने लोग हैं सबको हम बोलते हैं कि भाई यहां पर हम अपनी कंपनी के शेयर ला रहे हैं, जिसको खरीदना है खरीदो। जैसे कि आपने सुना होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक होता है पब्लिक ऑफर, जिसको हम जनरल ऑफर कहते हैं। जनरल ऑफर होता है कि जिसको भी यहां पर शेयर खरीदना है वो आए और शेयर खरीद के लेकर जाए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी बंदा आ जाए। और एक होता है स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर में क्या होता है, मिस्टर ए, हमने मिस्टर ए को ऑफर दिया, मिस्टर ए ही आएगा और ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये होता है जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर। ये अपने जनरल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। उसी तरीके से जब हम एक पब्लिक ऑफर देते हैं तो वो एक जनरल ऑफर हो गया, हमने सभी पब्लिक को इनवाइट कर लिया कि आओ शेयर लेकर जाओ, ठीक है। और एक होता है स्पेसिफिक, जिसको हम प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट में हम कुछ लोगों के नाम बोलते हैं और सिर्फ उन्हीं लोगों के पास ऑप्शन है कि वो आकर शेयर्स को परचेज करके जा सकते हैं, ठीक है। ये दो तरीके के इशू हो गए, ठीक है ना। इसमें भी ये याद रखना कि जब हम शेयर को
अलॉट करते हैं, इशू करते हैं, तो वो ऑफर नहीं होता, वो इनविटेशन टू ऑफर होता है। इनविटेशन टू ऑफर का मतलब क्या होता है, हम पब्लिक को बोल रहे हैं कि तुम ऑफर दो, हम पब्लिक को बोल रहे हैं कि तुम ऑफर दो, और जब पब्लिक ऑफर देती है कंपनी को, तो कंपनी उस ऑफर को एक्सेप्ट करती है एंड देन अलॉटमेंट करती है शेयर्स की पैसा लेकर। तो एक तरीके से ऑफर पब्लिक दे रही है, कंपनी पहले क्या करती है, इनवाइट करती है ऑफर देने के लिए, फिर पब्लिक ऑफर देती है और फिर कंपनी उस ऑफर को एक्सेप्ट करती है। दैट इज, ये पूरा सर्कल चलता है। तो कंपनी इनविटेशन टू ऑफर देती है। ये पूरा हम अच्छे में चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा बेसिक मैंने आपको बताया। देखो यहाँ पे दे रखा है टाइप ऑफ इशू, अलग अलग तरीके की इशू होते हैं, लाइक जिसमें सबसे पहला आपका आता है आईपीओ, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर। एक कंपनी सबसे पहली बार, मतलब फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार जब एक कंपनी अपना इशू लेकर आती है, पब्लिक इशू लेकर आती है, जब कंपनी पहली बार आम जनता से पैसा रेज कर रही है, जब कंपनी पहली बार आम जनता से पैसा उठा रही है, तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं। मतलब इसके पहले कंपनी ने अपनी जिंदगी में कभी भी पब्लिक से पैसा नहीं उठाया। हो सकता है उसने किसी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू पैसा उठाया हो, किसी एक इंसान से स्पेसिफिक ऑफर देके पैसा उठाया हो, लेकिन जनरल ऑफर देके पूरी पब्लिक से पैसा कभी कंपनी ने रेज नहीं किया। फर्स्ट टाइम कंपनी जब रेज करती है पब्लिक से पैसा, तो वो आईपीओ होता है। इसके पहले कंपनी ने अपनी लाइफ टाइम में कभी पैसा रेज नहीं किया। फिर दूसरा आता है फर्दर पब्लिक ऑफर। फर्दर पब्लिक ऑफर में क्या होता है कि कंपनी एक बार पब्लिक से पैसा रेज कर चुकी है, मतलब कंपनी एक बार आईपीओ ला चुकी है, फर्स्ट टाइम कंपनी ने पैसा रेज कर दिया है, अब वो फर्दर दूसरी बार यहां पे पब्लिक से पैसा रेज करने जा रही है और दूसरी बार पब्लिक को ऑफर दे रही है शेयर्स को अलॉट करने के लिए। एक होता है बोनस इशू। बोनस इशू आपने थोड़ा बहुत सुना होगा। तो बोनस इशू क्या होता है, नॉर्मली कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री में शेयर्स दिए जाते हैं। जितने भी शेयर्स उनके पास होते हैं उनके एक प्रोपोर्शन में उनको शेयर्स दिए जाते हैं, वो बोनस इशू होता है। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिर राइट इशू होता है। राइट इशू भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही मिलता है, बोनस इशू की तरह होता है, बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, इसमें एक पैसा चार्ज करती है कंपनी पैसा लेती है। और फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट आता है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट होता है कि कुछ बहुत बड़े बड़े तरीके के शेयर होल्डर्स होते हैं जिनको हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कहते हैं। बड़े बड़े बायर्स होते हैं जो कि एक बड़ी क्वांटिटी में शेयर्स को परचेज करते हैं। तो जब हम उनको ऑफर देते हैं शेयर्स को परचेज करने के लिए, तो वो QIP कहलाता है। तो इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं कि किस किस तरीके के इशू हो सकते हैं। बाकी प्रेफरेंशियल इशू होता है। प्रेफरेंशियल इशू लाइक प्राइवेट प्लेसमेंट। और फिर प्राइवेट प्लेसमेंट तो बताया मैंने आपको, एक स्पेसिफिक ऑफर जब हम देते हैं किसी बंदे को, हम किसी स्पेसिफिक ऑफर देते हैं कि सिर्फ मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, इन तीनों के पास चॉइस है कि वो शेयर्स को खरीदने के लिए ऑफर दे सकते हैं कंपनी को, तो फिर वो प्राइवेट प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है ना। तो प्राइवेट प्लेसमेंट में यहाँ पर लॉज इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते, बट जब आप पब्लिक इशू लेकर आते हो तो लॉज स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बिकॉज वहां पे पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया, आम जनता इन्वॉल्व हो गई, बहुत बड़ी भीड़ आ गई। अगर कंपनी ने कुछ भी गलत किया तो एक बहुत बड़ी भीड़ के साथ गलत हो जाएगा, जबकि प्राइवेट प्लेसमेंट में अगर गलत कर भी देती है कंपनी तो कुछ ही लोगों के साथ गलत होगा। ऐसा नहीं है प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए कोई लॉज नहीं है, उनके लिए भी लॉज है, बट काफी स्ट्रिक्ट लॉज है फॉर दी कंपनीज विच आर मेकिंग पब्लिक इशू, है ना, जो कि यहाँ पे पब्लिक इशू ला रही है। ठीक है। तो अगर कंपनी कोई भी इशू लेकर आती है तो उसको ICDR से भी ICDR रेगुलेशन 2018 को कंप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने समझा रखा है IPO क्या होता है, FPO क्या होता है वगैरह वगैरह, लेकिन एक चीज समझो जो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ कि जो आपका पब्लिक इशू होता है वो दो तरीके के होते हैं। एक हो गया IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, और दूसरा हो गया FPO यानी फर्दर पब्लिक ऑफर। फिर IPO के अंदर भी आपके दो आते हैं, एक आता है फ्रेश इशू और एक होता है ऑफर फॉर सेल। उसी तरीके से आपका FPO में भी होता है फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल। अब ये फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल क्या होता है, तो जब कंपनी नए शेयर्स इशू करती है, कंपनी के मतलब कंपनी के बिल्कुल नए शेयर्स इशू करती है, तो उसे फ्रेश इशू कहते हैं। वहीं पर ऑफर फॉर सेल क्या होता है कि कंपनी के जो एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वही जब अपने शेयर्स बेच देते हैं तो ऑफर फॉर सेल होते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं, लाइक एक कंपनी है रिलायंस। रिलायंस के प्रोमोटर्स है मुकेश अंबानी। ठीक है। तो रिलायंस जब अपने शेयर्स इशू करेगी, नए शेयर्स इशू करेगी मार्केट के अंदर, रिलायंस के मान लो 1 लाख शेयर्स है, एग्जांपल दे रहा हूं कि रिलायंस के मान लो मार्केट के अंदर 1 लाख शेयर्स है। अब रिलायंस और 10,000 शेयर्स इशू कर रही है नए, तो टोटल रिलायंस के शेयर्स अब हो जाएंगे 1,10,000। उसने 10,000 नए इशू कर दिए, दैट इज फ्रेश इशू। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, रिलायंस के एक नए शेयर्स इशू हो गए, रिलायंस का जो कंट्रोल है वो और थोड़ा डिल्यूट हो गया, ऐसा समझ लो। अब यहाँ पर ऑफर फॉर सेल में क्या होता है, यहाँ पे जो मुकेश अंबानी है रिलायंस के 51 या 49% शेयर्स होल्ड करके बैठे हैं। ठीक है। तो अब जो मुकेश अंबानी है वो अपने 10% शेयर्स, उनके पास 49 है, 49 में से 10% शेयर्स जो वो क्या कर रहे हैं, पब्लिक को दे रहे हैं कि भाई खरीद लो जिसको खरीदना है आके। तो इस तरीके से मुकेश अंबानी की जो शेयर होल्डिंग है वो 39% की हो जाएगी और कंपनी पे कोई असर नहीं आएगा, कंपनी के कोई नए शेयर्स नहीं आएंगे, कंपनी के कोई नए शेयर्स बढ़ेंगे नहीं, कंपनी का कंट्रोल डिल्यूट नहीं होगा, कंट्रोल वैसा का वैसे ही रहेगा, बस मुकेश अंबानी का जो कंट्रोल है वो कंपनी से कम हो जाएगा। तो जब एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जिसके पास पहले से कंपनी के शेयर्स है वही अपने शेयर सामने वाले को दे देता है, तो वो
कहलाता है ऑफर फॉर सेल। और वहीं पे फ्रेश इशू, बिल्कुल नए शेयर जब कंपनी लेकर आती है, बिल्कुल नए शेयर्स इशू करती है, ये पहले ये शेयर किसी और पर्सन ने होल्ड नहीं किए थे, तो वो होता है फ्रेश इशू। तो ये आपको समझ में आएगा कि फ्रेश इशू क्या होता है, ऑफर फॉर सेल क्या होता है। अब उसी से आपको ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगी, जो कि मैं पहली डेफिनेशन पढ़ाऊंगा आपको आईपीओ की, है ना। आईपीओ का मतलब क्या होता है, तो आईपीओ में बहुत ध्यान से देखना ये डेफिनेशन। आईपीओ क्या है, एक ऑफर है, पहली बात तो, है ना। ऑफर है, किस चीज का ऑफर है, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का ऑफर है ना। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, वो शेयर्स हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज है। कौन लेकर आ रहा है, एक अनलिस्टेड कंपनी लेकर आ रही है। कौन लेकर आ रहा है, एक अनलिस्टेड कंपनी लेकर आ रही है। ये बहुत ध्यान समझना, एक कंपनी जो पब्लिक इशू लेकर आ रही है, उसको कंपल्सरली शेयर मार्केट के ऊपर अपने आप को लिस्ट कराना पड़ता है। अपनी सिक्योरिटीज को कंपल्सरली उसको क्या करना पड़ेगा, शेयर मार्केट के ऊपर, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट कराना पड़ेगा। एनएससी बीएससी जो हमारे 2 स्टॉक एक्सचेंज है, उसके ऊपर अपने आप को लिस्ट कराना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पे जब अपनी कंपनी अपने आप को लिस्ट कराती है, अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट कराती है, तो फिर उन शेयर्स को खरीदना और बेचना, पब्लिक डीलिंग करना काफी आसान हो जाता है। तो एक तरीके से उन शेयर्स के अंदर लिक्विडिटी आ जाती है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि आप अपने शेयर्स को बहुत ही कम टाइम के अंदर क्या कर सकते हो, रुपीस में, हार्ड मनी में, पैसों में, है ना, नोट में जो बिल्कुल रोकड़ा होता है उसके अंदर कन्वर्ट करने, कितनी जल्दी कन्वर्ट कर सकते हो, उसे लिक्विडिटी कहते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज अलाउ करता है कि आप अपने शेयर्स को बहुत ही कम टाइम के अंदर पैसों में, रोकड़े में कन्वर्ट कर सकते हो, हार्ड मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। पब्लिक जिन्होंने इतने सारे शेयर्स खरीद के बैठे हैं, पब्लिक यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए शेयर नहीं खरीद सकती। वो यहां पर अपना लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए 5-5, 10-10 साल के लिए नहीं डाल सकती, है ना। उन्हें पैसों की जरूरत जब पड़ेगी तो उनके पास ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो कभी भी अपने शेयर्स को सेल करे और वहां से पैसा निकाल ले अपना। और यही अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए शेयर्स को लिस्ट कराना जरूरी होता है, ताकि पब्लिक को आसानी हो सके, उनको जब मन करे तब वो अपना शेयर बेच दे और उसको पैसों में कन्वर्ट कर ले और अपना पैसा हाथ में ले ले, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया कि हर एक कंपनी जो कि अपना आईपीओ लेकर आ रही है, पहली बार पब्लिक इशू लेकर आ रही है, उसको अपने आप को लिस्ट कराना ही पड़ेगा। तो हमेशा आईपीओ कौन लेकर आएगी, वो एक अनलिस्टेड कंपनी लेकर आएगी। एक लिस्टेड कंपनी आईपीओ नहीं ला सकती। क्यों, क्योंकि एक लिस्टेड कंपनी, जब कंपनी आईपीओ ला रही है तभी तो उसको लिस्ट होना है। जब एक कंपनी आईपीओ ला रही है, पब्लिक ऑफर ला रही है, तभी उसको लिस्ट होना है ना। और जब वो आईपीओ ला रही है उस समय पर वो लिस्ट नहीं है, तो मतलब एक अनलिस्टेड है। तो इसलिए कौन लेकर आएगा, अनलिस्टेड। वहीं पे एफपीओ हमेशा एक लिस्टेड कंपनी लेकर आएगी। क्यों, क्योंकि वो इसके पहले आईपीओ ला चुकी है। फर्दर पब्लिक ऑफर कब बोलेंगे, जब इसके पहले कोई ऑफर ला चुके हैं। फर्दर का मतलब क्या हो गया, दूसरी बार पब्लिक ऑफर ला रहे हैं, मतलब पहली बार ला चुके हैं, और पहली बार जब लाए होंगे तब कंपलसरी लिस्ट तो हुआ होगा। तो फर्दर पब्लिक ऑफर हमेशा एक लिस्टेड ही कंपनी लेकर आएगी, और आईपीओ हमेशा एक अनलिस्टेड कंपनी लेकर आएगी। आईपीओ हमेशा एक अनलिस्टेड कंपनी लेकर आएगी, क्योंकि जब आप पब्लिक ऑफर लाते हो तभी आपको लिस्ट होना होता है, यानी उसके पहले आप एक अनलिस्टेड कंपनी हो, अभी तक आप लिस्ट नहीं हुए हो। और फर्दर पब्लिक ऑफर हमेशा एक लिस्टेड कंपनी लेकर आएगी, क्योंकि आप दूसरी बार पब्लिक ऑफर ला रहे हो, मतलब इसके पहले एक बार और ला चुके हो, और जब पहली बार लाए होगे तब तो लिस्ट हुए होगे ना, तब तो पहली बार कंपनी को लिस्ट कराया ही होगा ना। इसीलिए जब दूसरी बार ला रहे हो तो लिस्ट हो गए ही होगे, ठीक है। तो ये गांठ बांध दो कि एक फर्दर पब्लिक ऑफर हमेशा कौन लेकर आएगा, लिस्टेड कंपनी लेकर आएगी, और एक इनिशियल पब्लिक ऑफर कौन लेकर आएगा, हमेशा एक अनलिस्टेड कंपनी लेकर आएगी, ठीक है। उसके बाद किसके लिए ये सिक्योरिटीज लाया जा रहा है, सब्सक्रिप्शन के लिए, खरीदने के लिए, सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए। और इसी के अंदर ऑफर फॉर सेल इंक्लूड होता है। ऑफर फॉर सेल पता है ना। अब यहाँ पर जो आईपीओ है, इशू जो है, पहला जो इशू है पब्लिक को, वो कंपनी अपने नए शेयर भी दे सकती है, और कंपनी चाहे तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, एग्जिस्टिंग जो प्रोमोटर है, उसी के शेयर आईपीओ में जनता को दे सकती है। क्या फर्क पड़ता है ना। तो इसी के अंदर आपका ऑफर फॉर सेल भी इंक्लूड होता है ना। किसको दिया जा रहा है, मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है कि यहाँ पे आईपीओ हमेशा पब्लिक के लिए होता है। आईपीओ हमेशा किसके लिए होता है, पब्लिक के लिए होता है। अगर आप किसी एक आम पर्सन को, मतलब किसी प्राइवेट पर्सन को क्या कर रहे हो, दे रहे हो, तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। पब्लिक ऑफर का मतलब ही क्या हो गया, आईपीओ का मतलब ही क्या हो गया, पब्लिक मतलब सब लोग आ गए, है ना। पूरी जो वाइडर कम्युनिटी है वो आ गई, कोई भी खरीद सकता है पैसा देके, है ना। कौन, बाय एनी एग्जिस्टिंग होल्डर। एग्जिस्टिंग होल्डर मतलब ये बोल रहे हैं अपना ऑफर फॉर सेल का, कि एग्जिस्टिंग होल्डर मतलब जो सिक्योरिटीज का एग्जिस्टिंग होल्डर है, मतलब जो सिक्योरिटीज को पहले से होल्ड करके बैठा है एक अनलिस्टेड इशूअर में, वो यहाँ पर अपने पब्लिक ऑफर लेकर आएगा, पब्लिक को शेयर्स देने के लिए लेकर आएगा। तो यहाँ पे दे रखा है क्या, कि अगर आईपीओ के तौर पे क्वालिफाई होना है सिक्योरिटीज को, तो ये पहली बात तो कौन लेकर आएगा, केवल और केवल अनलिस्टेड इशूअर ही लेकर आएगा, एक अनलिस्टेड कंपनी ही लेकर आएगी। ये मैं पूरा अच्छे से डिटेल में समझा चुका हूँ कि क्यों एक हमेशा अनलिस्टेड कंपनी ही लेकर आएगी। इशू शैल बी मेड टू पब्लिक, केवल और केवल पब्लिक को ही इशू दिया जाएगा। प्राइवेट
पर्सन को नहीं दिया जाएगा। पब्लिक मतलब सब लोग आ गए, एक वाइडर कम्युनिटी आ गई, मैं आप सब आ गए, कोई भी जिसके पास पैसा है वो आ सकता है और कंपनी को पैसा देकर उनसे शेयर्स खरीद सकता है। एंड नॉट टू दी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नहीं दिया जा रहा है ना। मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स भी पब्लिक में आ गए वैसे तो, लेकिन सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नहीं दिया जा रहा। और यहाँ पर कौन लेकर ऑफ द अनलिस्टेड इशूअर, और कौन लेकर आ रहा है, एक अनलिस्टेड इशूअर, जो अनलिस्टेड कंपनी है वो लेकर आ रही है, ठीक है ना। एक अनलिस्टेड इशूअर लेकर आ रही है, एक अनलिस्टेड कंपनी ही लेकर आ रही है। फिर दूसरा आ जाता है एफपीओ, है ना। दूसरा क्या आ जाता है, एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। फर्दर पब्लिक ऑफर भी आपका स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का इशू है, लेकिन लेकर कौन आ रहा है, वर्ड पे ध्यान दो, वर्ड पे ध्यान दो, लेकर कौन आ रहा है, एक लिस्टेड इशूअर लेकर आ रहा है ना। एक लिस्टेड कंपनी लेकर आ रही है, क्योंकि जब वो आईपीओ लाई होगी तब उसको कंपलसरी लिस्ट तो होना पड़ा होगा। अब ये दूसरी बार जब पब्लिक इशू ला रही है तो मतलब वो पहले से लिस्टेड है ना। बिना लिस्ट हुए वो आईपीओ नहीं लाई होगी, और लिस्ट हुई है तभी वो एफपीओ ला पा रही है, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो इसीलिए एफपीओ अगर लेकर आ रही है, इसके पहले आईपीओ ला चुकी है, और आईपीओ ला चुकी है तो मतलब लिस्ट हो चुकी है। इसलिए हमेशा एक एफपीओ कौन लेकर आएगा, एक लिस्टेड कंपनी ही लेकर आएगी। और किसके लिए लेकर आएगी, वही पब्लिक के लिए लेकर आएगी, सब्सक्रिप्शन के लिए, खरीदने के लिए लेकर आएगी। अनदर इशू टू दी पब्लिक अदर देन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के अलावा जो पब्लिक है उनको, मतलब पब्लिक में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स भी आ गए लेकिन सबको। or to a group or to a selected group of person by a listed person is referred to a further public offer, ठीक है ना। इट ऑल्सो इंक्लूड्स एन ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। बता चुका हूँ ऑफर फॉर सेल क्या होता है। जब एक कंपनी क्या करती है, जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो है स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज के, वो पब्लिक को अपने शेयर देते हैं, है ना, बाय एनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, है ना, ऑफ सम स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ऑफ अ लिस्टेड इशूअर। फिर राइट इशू आ जाता है। राइट इशू जो है वो कौन, राइट इशू भी आपका एक स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का इशू होता है, जो कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देती है ना, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देती है ऑन अ रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट क्या होता है, रिकॉर्ड डेट समझो कि कंपनी जो है ना वो अपने सभी शेयर होल्डर्स का एक बुक मेंटेन करती है। बुक मतलब एक किताब होगी, उस किताब में कंपनी के सारे शेयर होल्डर का नाम लिखा रहेगा कि कंपनी के शेयर होल्डर कौन है। अब कंपनी के जो शेयर्स हैं वो रोज बिकते हैं, खरीदते हैं। कंपनी के जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स हैं वो रोज बदलते हैं, चेंज होते हैं, है ना। तो इसीलिए वो बुक में भी अकॉर्डिंगली चेंजेस किए जा सकते हैं। लेकिन जब एक कंपनी राइट इशू लेकर आ रही है, राइट इशू लेकर आने का मतलब क्या हो गया, कंपनी क्या कह रही है कि जो हमारे कंपनी के पहले से जो शेयर होल्डर है ना, उनको हम शेयर देंगे पहले। अगर उन्होंने खरीदे, उनको पहले अपॉर्चुनिटी देंगे खरीदने के लिए। देखो जब एक कंपनी अपने शेयर का इशू लेकर आती है तो भीड़ लग जाती है कि भाई हम खरीदेंगे, हम खरीदेंगे, हम खरीदेंगे, तो उसमें बहुत सारे लोगों को शेयर नहीं भी मिल पाता। तो इसलिए कंपनी एक प्रायोरिटी दे रही है, एक अपॉर्चुनिटी दे रही है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कि भाई तुम इतने सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हो, तुमने हम पर विश्वास दिखाया और हमें पैसा दिया कंपनी में बिजनेस करने के लिए, इसलिए हम पहले तुमको मौका दे रहे हैं कि तुम चाहो तो हमारी कंपनी के शेयर खरीद सकते हो। जैसे कि हमारी कंपनी अब इतनी बड़ी हो गई है कि भीड़ लग चुकी है लोगों को खरीदने के लिए, लेकिन फिर भी हम तुम्हें पहले मौका दे रहे हैं कि तुम चाहो तो हमारी कंपनी के शेयर खरीद लो। तुम खरीद लेते हो तो ठीक है, नहीं खरीदते हो तो फिर हम पब्लिक के पास जाएंगे अपने शेयर बेचने के लिए, ठीक है। तो अब यहां पर पता कैसे लगेगा कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कौन है ना। जैसे कि मान लो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है ए बी सी डी ई एफ जी, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर ई, ऐसे लोग हैं। तो अब कैसे पता लगेगा, अब मिस्टर ई ने क्या कर दिया, मिस्टर एफ को अपने शेयर बेच दिया। अब कैसे पता लगेगा कि मिस्टर एफ को बेच दिया, फिर थोड़ी देर बाद मिस्टर एफ ने मिस्टर जी को बेच दिया। अब ये तो चलता ही रहेगा, तो पता ही नहीं लगेगा कि कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं कौन और किसको ये ऑफर देना है। इसलिए कंपनी एक डेट अनाउंस करेगी। सपोज करो एक डेट उसने बोल दिया 15 मई, कुछ भी डेट बोल दिया 15 मई। अब उस 15 मई को क्या होगा, कंपनी के बुक्स बंद हो जाएंगे। बुक्स बंद हो जाएंगे मतलब अब कंपनी के बुक के अंदर कोई नई एंट्री नहीं होगी। अगर 15 मई के बाद मिस्टर जी ने मिस्टर एच को कोई शेयर बेचा भी तो मिस्टर जी का ही नाम क्या रहेगा, बुक्स के अंदर रहेगा, और ये जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस्टर जी को ही मिल जाएगी। भले ही उसने अपने शेयर मिस्टर एच को बेच दिए हो और अब वो मिस्टर एच उस शेयर का मालिक है, फिर भी रिकॉर्ड डेट पर बुक बंद हो जाएगी और उसके अंदर मिस्टर जी का ही नाम लिखा रहेगा, मिस्टर एच का नहीं लिखेगा, और मिस्टर जी को ही यहाँ पे सारे शेयर होल्डर सारे राइट मिल जाएंगे। तो ये रिकॉर्ड डेट होती है। तो रिकॉर्ड डेट पर एक प्री डिटरमाइंड रेशियो में, प्री डिटरमाइंड रेशियो मतलब ऐसा हो सकता है कि जिसके पास 2 शेयर है ना कंपनी के, उनको हम 1 शेयर खरीदने का अधिकार देंगे। राइट अधिकार कि जिसके पास 2 शेयर है उसको हम 1 खरीदने का राइट देंगे, जिसके पास 4 शेयर है उसको हम 2 खरीदने का अधिकार देंगे। इस तरीके से एक रेशियो में, एक प्री डिटरमाइंड, जो रेशियो पहले से प्री डिटरमाइन होता है, पहले ही बता दिया जाता है, तो एक प्री डिटरमाइंड रेशियो में रिकॉर्ड डेट पर, रिकॉर्ड डेट जिस दिन बुक बंद हो गई है ना, अब नई एंट्री नहीं होगी, नए शेयर होल्डर का नाम नहीं लिखाएगा, जिसका नाम लिखा हुआ है उसी को सारा अधिकार मिल जाएगा। भले ही फिलहाल के लिए करंटली शेयर किसके हाथ में है फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। किसको, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, वो कंपनी के जो शेयर होल्डर पहले से रह चुके हैं, है ना, कंपनी के शेयर होल्डर जो पहले से थे, उनको स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का जब इशू देते हैं तो उसे राइट इशू कहते हैं। राइट इशू में हम कोई शेयर नहीं दे रहे, अधिकार दे रही है ना कंपनी, कोई अधिकार नहीं दे रही, कोई शेयर नहीं दे रही, अधिकार दे रही है कि तुम्हारे पास अधिकार है, तुम चाहो तो हमारी कंपनी के शेयर खरीद लो,
अगर तुम नहीं खरीदते हो तो ये अधिकार हम आम जनता को देंगे। तो आम जनता को ये ऑफर देने से पहले, अधिकार देने से पहले हम तुम्हें अधिकार दे रहे हैं कि तुम हमारी कंपनी के शेयर खरीदना चाहो तो खरीद लो, क्योंकि बाहर तो भीड़ लगी हुई है हमारी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए और बाहर उस भीड़ में तुम्हें नहीं मिलेगा हो सकता है, इसलिए पहले तुम्हें हम अधिकार दे रहे हैं कि तुम खरीद लो। राइट इशू में शेयर देने के लिए प्राइस लिया जाता है, पैसा लिया जाता है, फ्री में शेयर नहीं दिया जाता। हाँ, हो सकता है कम लें लेकिन पैसा लिया जाता है। फिर प्रेफरेंशियल इशू लाइक अ प्राइवेट प्लेसमेंट ही होता है, लेकिन इसको मतलब अभी इतना ही समझ लो, प्रेफरेंशियल इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है वो मैं बताऊंगा, बट अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि ये प्राइवेट प्लेसमेंट है जब एक सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को, मतलब यहाँ पे पब्लिक नहीं आई, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं आए, कोई नहीं आया, एक सेलेक्टेड ग्रुप, हम बता सकते हैं कोई भी हो सकता है वो, हमने बोल दिया मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, हमने 3 लोगों का नाम बोल दिया, वही सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन हो गए, है ना। हम इन 3 लोगों को जब हम ऑफर देते हैं कि तुम हमारी कंपनी की सिक्योरिटीज खरीद लो, ऑफर ऑफ आई स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, कि हमारी कंपनी के तुम शेयर खरीद लो, है ना, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, प्रेफरेंशियल इशू कहते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए इसको सिर्फ क्या समझ लो, एक प्राइवेट प्लेसमेंट समझ लो। कौन लेकर आती है, लिस्टेड इशूअर ही लेकर आती है। अब लिस्टेड क्यों लिखा है, क्योंकि ये आपका सेबी का रेगुलेशन है और सेबी का रेगुलेशन केवल और केवल लिस्टेड कंपनीज के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है, यहाँ पे इसलिए लिस्टेड लिखा है। प्रेफरेंशियल इशू कोई भी ला सकते हैं। फिर क्यूआईपी भी अभी समझाने जैसा नहीं है, और इन्होंने तो क्यूआईपी की डेफिनेशन भी इतनी नहीं दी है, सिर्फ इतना क्या लिख दिया कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को जब हम शेयर्स को इशू करते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को, तो उसको हम क्या कह देते हैं, क्यूआईपी कह देते हैं। अभी इन्होंने समझाया भी नहीं है और इतनी जल्दी मैं आपको आगे समझाऊंगा कि क्या होता है क्यूआईपी पूरा अच्छे से। और फिर बोनस इशू लाइक का राइट इशू ही होता है, बट बोनस इशू में हम कंपनी क्या करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर देती है कंपनी के, है ना, बिना किसी 1 रुपये दिए कंपनी जो है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही देती है। देखो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही देती है और जो है फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, एडिशनल शेयर्स देती है, वही रिकॉर्ड डेट पर देती है, वही सब सेम है कि रिकॉर्ड डेट यहाँ पर भी अनाउंस होगा, रिकॉर्ड डेट पे बंद हो जाएगा, जिस भी शेयर होल्डर का नाम है बुक में उसको मिलेगा, प्री डिटरमाइंड रेशियो में मिलेगा, सब कुछ सेम रहेगा। बस यहाँ पर कंपनी एडिशनल शेयर्स दे रही है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड के तौर पे पकड़ लो, है ना, रिवॉर्ड, रॉयल्टी, अपॉर्चुनिटी टू एनहेंस शेयर होल्डर वेल्थ, है ना, इस तरीके से देती है विदाउट एनी कॉस्ट, बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी 1 भी रुपये लिए कंपनी, ठीक है। तो ये पूरा अभी हम समझेंगे। तो ये पूरा का पूरा था टाइप ऑफ इशू, है ना, ये पूरा का पूरा क्या था, टाइप ऑफ इशू। अभी एक और टॉपिक यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा आपको, मीनिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, लेटर ऑफ ऑफर एंड रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, और ये लास्ट टॉपिक होगा आज की क्लास का। और फिर आगे का जो टॉपिक है जिसमें आपका प्रॉपरली रेगुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, सेबी का जो रेगुलेशन है, ICDR रेगुलेशन 2018, वो पूरा का पूरा रेगुलेशन फाइनली स्टार्ट होगा। तो वो रेगुलेशन नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। पूरा बेस अभी मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं मीनिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट एंड लेटर ऑफ ऑफर एंड रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। तो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट से पहले समझो ऑफर डॉक्यूमेंट। ऑफर डॉक्यूमेंट कुछ नहीं है, कंपनी जो है वो ऑफर दे रही है कि हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद लो। तो अब ऑफर दे रही है, मान लो तुम्हारे पास कोई आता है और कहता है कि तुम XYZ लिमिटेड के शेयर खरीदोगे, खरीदना चाहते हो, अगर खरीदना चाहते हो तो तुम कंपनी को ऑफर दे दो ऐसा। तो अब तुम बोलोगे ना कि भाई मैं ऐसे कैसे खरीद लूँ XYZ लिमिटेड के शेयर्स, मुझे कुछ बताओ तो कि कंपनी में कितना प्रॉफिट है, कंपनी ने पिछले साल कितना प्रॉफिट कमाया, कंपनी में कितना लॉस है, कंपनी का बिजनेस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट तो कंपनी बिजनेस क्या करती है ना, कंपनी का मार्केट शेयर कितना है, कंपनी के कंपेटिटर्स कितने हैं, है ना, कंपनी प्रॉफिट कितना कमा रही है, कंपनी को लॉस कितना हुआ है, कंपनी का रेवेन्यू कितना है, कंपनी के पास एसेट कितने हैं, कंपनी पे लाइबिलिटीज कितनी है, ये सब तो आप जानना चाहोगे ना। नहीं तो आप कैसे पहचानोगे कि कंपनी फ्यूचर में बिजनेस कर भी पाएगी कि नहीं कर पाएगी, है ना। अगर कोई कंपनी है लाइक जो कि यहाँ पे क्या कर रही है, डीजल कार्स बना रही है, तो सबको पता है कि पेट्रोलियम डीजल जो है वो आने वाले टाइम में बंद हो जाएगा और जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलने लगेंगी। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव तो बहुत ज्यादा है नहीं, तो आप पहले उसका बिजनेस तो समझना चाहोगे कि वो बिजनेस क्या करती है ना, बिजनेस क्या करती है, उसके बाद उसके पास प्रॉफिट कितना है, मैनेजमेंट कैसे है। मान लो मैनेजमेंट विजय माल्या निकला तो वो तो पैसा तो लेकर भाग जाएगा सारा का सारा, तो वो सब आप देखना चाहोगे। तो जब कंपनी अपनी सारी डिटेल्स, और इसके अलावा भी तो बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अरे शेयर कितने का है, मेरे को कितना पैसा देना पड़ेगा शेयर खरीदने के लिए, है ना, एक शेयर कितने रुपए का है, 100 रुपए का, 200 रुपए का, कितने रुपए का है शेयर, कब तक मुझे शेयर मिल जाएंगे, है ना, वो शेयर जो है वो कब तक मुझे मिल जाएंगे, ये सारी डिटेल्स मुझे चाहिए ना। तो ये सब कुछ कंपनी जो है वो अपने ऑफर डॉक्यूमेंट के थ्रू आम जनता को बताती है ना। किसके थ्रू बताती है, ऑफर डॉक्यूमेंट के थ्रू बताती है ना। कंपनी जो है अपना ऑफर डॉक्यूमेंट लाती है, जो कि जिसको हम प्रोस्पेक्टस भी कहते हैं इन केस ऑफ
पब्लिक इशू है ना, वो आपको मिल जाता है कंपनी की वेबसाइट वगैरह से। उसको आप डाउनलोड करते हो, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है कि कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, कंपनी ने कितना प्रॉफिट बनाया, कितना लॉस बनाया, कंपनी इशू कब ला रही है, कंपनी कितने रुपए का इशू ला रही है, कितना रुपए रेस करना है, जो पैसा वो रेस करेगी लोगों से, है ना, आम जनता से जो पैसा लेगी उसको कहां पर खर्च करने वाली है, कंपनी सब बताती है अपने ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर। तो एक तरीके से ऑफर डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें वो ऑफर दे रही है कि आओ शेयर खरीद के लेकर जाओ, और शेयर को खरीदने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हम बता रहे हैं इसके अंदर। तो ये ऑफर डॉक्यूमेंट होता है। लेकिन ऑफर डॉक्यूमेंट के पहले एक ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट बनता है। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, जो होता है मतलब कच्चा रूप जो होता है ना ऑफर डॉक्यूमेंट, मतलब फाइनल होने से पहले का जो उसका कच्चा रूप होता है, कि हम क्या करते हैं पहले रफ वर्क कर लेते हैं, उस रफ वर्क को पहले चेक करा लेते हैं कि ये सब कुछ सही है कि नहीं, और फिर जब सब कुछ सही निकलता है तो हम उसको फाइनल करते हैं। उसी तरीके से ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट एक समझ लो फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट का रफ वर्क है, अभी वो फाइनल नहीं हुआ। तो पहले क्या करती है कंपनी, जो अपना ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट है ना, जो कि ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट है, ऑफर डॉक्यूमेंट का इनिशियल स्टेज पर अपना ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी के पास में फाइल करती है, ताकि सेबी चेक कर ले कि इसके अंदर कोई चेंजेस करने हैं नहीं करने हैं, कुछ दिक्कत तो नहीं है ना, ताकि फिर उसको फाइनल बनाया जा सके। तो पहले वो सेबी के पास में फाइल करेगी ऑफर डॉक्यूमेंट आरओसी या फिर स्टॉक एक्सचेंज के पास में फाइल करने के 30 डेज से पहले। मतलब यहाँ पर जो आपका फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट होता है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और स्टॉक एक्सचेंज जिसके ऊपर कंपनी अपनी सिक्योरिटीज लिस्ट कराने वाली है। कंपनी अभी फिलहाल के लिए इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी। तो जब कंपनी आमतौर पर कंपनी जो होती है वो दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी सिक्योरिटीज लिस्ट करा के रखती है। तो कंपनी अपना ऑफर डॉक्यूमेंट, जो फाइनल वाला ऑफर डॉक्यूमेंट होता है ना कंपनी को, वो उसको फाइल करना पड़ता है, देना पड़ता है, एक तो आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, और दूसरा स्टॉक एक्सचेंज को, दोनों को देना पड़ता है। तो उनको देने से पहले, है ना, फाइनल देने से पहले ड्राफ्ट दोगे ना, तो उनको देने से पहले कम से कम 30 दिन पहले, है ना, कम से कम 30 दिन पहले, 30 दिन से ज्यादा हो सकता है पर कम से कम 30 दिन पहले। मतलब अगर यहाँ पर तुमने डिसाइड किया कि मैं 30 मई को, है ना, 30 मई को क्या करूंगा, ये जो डॉक्यूमेंट है वो ले जाके आरओसी और स्टॉक एक्सचेंज को दूंगा, तो 1 मई से पहले, है ना, अब 1 मई से कितना भी पहले हो सकता है वो, लेकिन कम से कम 30 दिन पहले, है ना, एटलीस्ट 30 डेज प्रायर। तो 1 मई से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सेबी के पास में ले जाके वो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल कर देना है, ठीक है। फिर सेबी जो है वो क्या करेगी, उसको जो भी ठीक लगते हैं वो चेंजेस वो बताएगी कि भाई तुम्हारे अंदर ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में ये कमी है, ये चीज़ें रखो, ये तुमने नहीं बताया वगैरह वगैरह, ये सब कुछ वो बताएगा। अगर उसको नजर आता है तो इफ एनी अगर उसको पता लगता है तो वो चेंजेस बताएगा। अगर कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है तब तो वो अप्रूव कर देगा सीधा, लेकिन अगर चेंजेस करने की जरूरत है तो फिर वो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करेगा, बताएगा ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में। इशूअर जो है या फिर जो लीड मर्चेंट बैंकर है, लीड मर्चेंट बैंकर एक होता है, मतलब जो पूरा इशू मैनेज करने के लिए एक मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करती है कंपनी, है ना, पूरा इशू मैनेज करने के लिए एक इंटरमीडियरी समझ लो, है ना, जो पूरा इशू मैनेज करता है, मर्चेंट बैंकर उसको हम कहते हैं, है ना, जो कि हीरो होता है मेन पब्लिक इशू के अंदर, जो पूरा का पूरा इशू मैनेज करने का काम इसी का होता है, पूरा ऑफर डॉक्यूमेंट बनाना, सब करना, सब कुछ इसके हाथ में होता है मर्चेंट बैंकर। तो मर्चेंट बैंकर या फिर जो इशूअर है वो दोनों में से कोई भी, इशूअर मतलब कंपनी हो गई, है ना, इशूअर का मतलब क्या हो गया, कंपनी। वो यहाँ पर वो जो चेंजेस जो सेबी ने बताए हैं उसको अपने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर करेंगे, जो भी चेंजेस बताएंगे कि भाई ये ऐड करो, ये हटा दो, ये बताओ, वो सब वो चेंजेस करेंगे। यहाँ पर आरओसी के पास में ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करने से पहले, है ना, चेंजेस कर लेंगे, क्योंकि आरओसी के पास फाइनल जाता है, तो चेंजेस जब कर लोगे तभी ना वो फाइनलाइज होगा, ठीक है। और ये जो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट होता है जो सेबी के पास में फाइल किया है, जो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी के पास में फाइल किया है, ये सेबी की वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल रहता है ना। सेबी की जो वेबसाइट है ना, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, आप गूगल पे जाकर सर्च करके देख सकते हो, उस पर भी ये जो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट है ये अवेलेबल रहता है। 21 डेज के लिए अवेलेबल रहता है ना, 21 डेज 21 दिनों के लिए ये अवेलेबल रहेगा। जब से आपने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल किया अपने सेबी के पास में, मान लो 1 मई को ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल किया, तो 21 मई तक ये वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल रहेगा पब्लिक के रिव्यू के लिए, कि कोई भी पब्लिक में से कोई भी बंदा जाके देख सकता है, चेक कर सकता है, और अगर उसको लगता है तो वो भी बता सकता है। जैसे कि मान लो अगर कोई क्रेडिटर है कंपनी का जिसको प्रॉब्लम है कि कंपनी इशू क्यों लेकर आ रही है, तो भाई उसको कैसे पता लगेगा कंपनी इशू लेकर आ रही है, तो वो सेबी की वेबसाइट से देख सकता है कि भाई कंपनी इशू लेकर आ रही है। तो अगर उसको कोई भी ऑब्जेक्शन है तो फिर वो अपना ऑब्जेक्शन सबमिट कर सकता है कंपनी को या फिर सेबी को, किसी को भी। तो पब्लिक के देखने के लिए 21 डेज के लिए, जब से यहाँ पर कंपनी ने, इशूअर ने अपना ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी के पास में फाइल किया, वहां से 21 डेज काउंट करोगे, उस डेट से 21 डेज काउंट करोगे, और 21 डेज के लिए पब्लिक कमेंट्स के लिए, है ना, पब्लिक कमेंट्स के लिए जो वेबसाइट, सेबी की वेबसाइट के ऊपर डॉक्यूमेंट अवेलेबल रहेगा। पब्लिक में से कोई भी जाकर उस डॉक्यूमेंट को देख सकता है। फिर जब यहाँ पे ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट का मतलब पूरा हो जाएगा,
कि सेबी ने चेंजेस बताए, कंपनी ने इनकॉर्पोरेट कर लिए, 21 डेज के लिए अवेलेबल था, सब कुछ सेट हो गया। उसके बाद आपका जो ऑफर डॉक्यूमेंट होगा जो कि फाइनल है ना, फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट जिसको हम प्रोस्पेक्टस भी कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ हम पब्लिक इशू के केस में कहते हैं। अगर कंपनी पब्लिक इशू लेकर आती है तो उस ऑफर डॉक्यूमेंट को हम प्रोस्पेक्टस का एक नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका, और लेटर ऑफ ऑफर का नाम देते हैं अगर कंपनी राइट इशू लेकर आ रही होती है। तो अगर कंपनी राइट इशू लेकर आती है तो लेटर ऑफ ऑफर कह देते हैं उसी को, और अगर पब्लिक इशू लेकर आ रही होती है तो प्रोस्पेक्टस कह देते हैं। सिर्फ एक नाम बदल दिया और कुछ नहीं, कंसेप्ट सेम है। प्रोस्पेक्टस भी वही सेम है, लेटर ऑफ ऑफर भी सेम चीज है, सब कुछ सेम है, कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं है, बस नाम अलग अलग दे दिया कि अगर पब्लिक इशू लेकर आ रहे हो तो प्रोस्पेक्टस, राइट इशू लेकर आ रहे हो तो लेटर ऑफ ऑफर, वहीं पर अगर प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर आ रहे हो तो प्लेसमेंट मेमोरेंडम, ऐसे आपका रहता है। तो ये जो फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट होता है ये आरओसी के पास में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में फाइल करा जाता है, और स्टॉक एक्सचेंज के पास में फाइल किया जाता है ना, स्टॉक एक्सचेंज के पास में फाइल किया जाता है और आरओसी के पास में फाइल किया जाता है। और एक ऑफर डॉक्यूमेंट सारे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कवर करता है जो कि इन्वेस्टर्स को हेल्प करेगा एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए, एक वाइज, एक समझदारी भरी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए इन्वेस्टर्स को मदद करेगा। इन्वेस्टर्स मतलब जो कंपनी में पैसा लगाने का सोच रहे हैं उनको मदद करेगा। वो सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रहती है इसके अंदर कि कंपनी प्रॉफिट कितना बना रही है, कंपनी को लॉस कितना हुआ है, कंपनी के ऊपर कितने लिटिगेशन पेंडिंग है, कितने केसेस चल रहे हैं मतलब कंपनी के ऊपर, ये सब कुछ सारी डिटेल्स आपको ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर मिल जाती है। फिर एक लास्ट टॉपिक इज रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। अब रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, बहुत ध्यान समझना। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है, प्रोस्पेक्टस समझ लगे ना, ऑफर डॉक्यूमेंट को ही प्रोस्पेक्टस बोल रहे हैं ये लोग। तो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें कोई ना कोई डिटेल मिस होगी, मतलब सारी डिटेल्स आपकी रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में नहीं होती है, कोई ना कोई डिटेल तो मिसिंग होगी। या तो वो प्राइस हो सकता है, या तो वो नंबर ऑफ शेयर्स हो सकते हैं, है ना, या तो वो प्राइस हो सकता है, या तो वो नंबर ऑफ शेयर हो सकते हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो कि आपका प्रोस्पेक्टस के अंदर मिसिंग होगा, है ना। अमाउंट ऑफ इशू हो सकता है कि कितना इशू का अमाउंट कितना है, मतलब शेयर कितने किस प्राइस पर इशू किया जा रहा है ना, और कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, लाख 2 लाख जो भी है। फिर अमाउंट ऑफ इशू क्या है, कुछ ना कुछ तो डिस्क्लोज नहीं होगा, है ना, कुछ ना कुछ तो डिस्क्लोज नहीं होगा। वहां पर आपको एक अपर प्राइस बैंड और एक लोअर प्राइस बैंड बता दिया जाएगा। प्राइस बैंड कि मतलब इस शेयर का जो मैक्सिमम प्राइस है वो 200 रुपये होगा, और जो मिनिमम प्राइस होगा वो मान लो 180 रुपये होगा। तो इस तरीके से एक प्राइस बैंड बता दिया कि कम से कम 180 रुपये में आप खरीद सकते हो और मैक्सिमम 200 पे खरीद सकते हो। अब जिसको जितने में मन खरीदे, है ना, मन करे उतने में वो बिड लगा के, बिड मतलब बोली लगा के खरीद सकता है। ये पूरा कंसेप्ट होता है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस का। समय कम है इसलिए मैं पूरा कंसेप्ट बता नहीं पा रहा हूँ, बट नेक्स्ट क्लास में जब हम शुरू करेंगे तो पूरे कंसेप्ट के साथ शुरू करेंगे, ठीक है। अभी मैं सिर्फ ऊपर से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर एक आरएचपी रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस को अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझ लो, एक ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसमें कुछ ना कुछ डिटेल जो होगी वो आपकी मेंशन नहीं होगी, या तो वो प्राइस होगा या तो वो नंबर ऑफ शेयर्स होंगे।